हाय एवरीवन, हम क्लास 10th हिस्ट्री का 5th यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। और आज तक हमने इसमें पढ़ा या रिसेंटली हमने इसमें पढ़ा द 19th सेंचुरी। हमने 19th सेंचुरी में चेंज देखी या इनोवेशन देखा, प्रिंटिंग प्रेस में कैसे इनोवेशंस आए, क्या क्या नई नई टेक्निक्स आए, कौन से मेटल्स यूज हुए थे या फिर कौन से राइटर्स थे। या हमने ये भी पढ़ा कि 800 शीट्स पर और भी एक ज़माना ऐसा आया था जिसमें 8000 शीट्स पर और प्रिंट होते थे। तो जब इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इतनी ज़्यादा इनोवेशन आ गई, तो इट मीन्स कि ये जो है अब प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही ज़्यादा अरूज पे आ चुका था। फिर हमने पढ़ा इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया में कैसे ये प्रिंट का सिस्टम चला, इंडिया में कैसे ये प्रिंट कम्स टू इंडिया, हाउ प्रिंट कम्स टू इंडिया, इंडिया में प्रिंट कैसे आया। हमने देखा डिफरेंट मशीनरीज का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। पहले गोवा से पुर्तगीज का कंट्रीब्यूट रहा जिन्होंने पहली दफ़ा वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। और हमने इसमें ये चीज़ भी पढ़ी कि प्रिंट आने से पहले, प्रिंट कल्चर क्रिएट होने से पहले इंडिया में लोग जो हैं या हिस्ट्री जो है कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रही थी, जब वहाँ पे प्रिंट कल्चर का, प्रिंट नाम का कोई कल्चर नहीं था। फिर हमने इसमें देखा कि पाम लीव्स पे इंडिया की हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है या डिफरेंट लैंग्वेज में, संस्कृत हो, पर्शियन हो, अरबिक में, इस लैंग्वेज में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी। क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, दूसरे वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थे, उनमें लाइफ वैलिडिटी या लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम था। इस वजह से इंडिया के पास्ट के बारे में थोड़ी बहुत दिक्कत रही है। लेकिन जब से प्रिंट कल्चर वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है इनोवेशन आई है डिफरेंट फील्ड्स में, खसूसन सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज़ में या खसूसन सोशल एंड रिलीजियस व्यूज़ में। आज हम उन्हीं में से कुछ रिफॉर्म्स को लेंगे। लाइक सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने प्रिंट को यूज़ किया अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी आए इस ज़माने में। आपने जब आप आगे पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री में देखेंगे सोफ़ी मूवमेंट क्या हो गया, बख्ती मूवमेंट क्या हो गया, डिफरेंट मूवमेंट्स आप पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब कॉलोनियलिज्म इंडिया में था, तब कौन सा सोशल रिफॉर्मर्स आए, सोशल रिफॉर्मर्स या सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, कंजर्वेटिज्म ख़त्म करने के लिए, या कौन से डिफरेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए, कौन से रिलीजियस को ये खदशा लगा कि अब जो है हमारी हम माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं या हमें जो है कॉलोनियलिज्म से खतरा है, कन्वर्जन जो है कन्वर्जन भी यहाँ पे हो सकता है, रिलीजन कन्वर्जन जिसको हम कहते हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक में रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट। इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक पढ़ना है रिलीजियस रिफॉर्म्स, इट मीन्स रिफॉर्म्स मीन्स कोई भी चेंज, रिफॉर्म करना, चेंज करना। रिलीजियस रिफॉर्म, अब हम देखेंगे रिलीजन में कैसे चेंज आई, या अगर जो कोई रिलीजन था उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ क्या, या कुछ पुराना ही थोड़ा बहुत रीशफल हुआ। एंड पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिबेट मीन्स जैसे हमारे यहाँ पे 370 हट गया, लोग बैठे दुकानों पे बैठे, पब्लिक डिबेट्स हो गए, अब ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको हम पब्लिक डिबेट्स कहते हैं। और यही पब्लिक डिबेट्स अगर प्रिंट यूज करके प्रिंट इसमें यूज करेंगे इन पब्लिक डिबेट्स में, तो ये एक लार्ज डिबेट बन सकता है जैसे जो फिर थ्रू आउट द कंट्री चल सकता है। फिलहाल फ्रॉम फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम अर्ली 19th century there was intense debate about religious issues. From early 19th century it means यही कोई 18 से आगे आगे, 1800 से आगे आगे, 1800 1 2 3 4 अप टू 10 और 20, इस जमाने में क्या था, रिलीजियस इश्यूज बहुत ज्यादा डिस्कस होते थे। जैसे हमारे यहाँ विंटर्स में होते हैं हमाम, हमाम में, या रमज़ान में होते हैं, 8 है कि 20 है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ इश्यूज जो हैं रिलीजियस इश्यूज 18 अर्लियर 19 सेंचुरी में डिस्कस हो रहे थे। जब ये डिस्कस हो रहे थे फिर क्या हुआ, these debates were carried out in public and print. यही डिबेट्स जो हैं दो तरीकों से हो रहे थे, एक पब्लिक में हो रहे थे, दूसरे प्रिंट में हो रहे थे। यानी कि कुछ लोग जिनके पास ये आइडियाज थे, रिलीजियस आइडियाज थे, वो इनको प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे, या तो अपने आइडियाज या अपने थिंकिंग या अपने थॉट्स वो सेंड कर रहे थे किसी न्यूज़पेपर को, फिर वो लेटर ऑन प्रिंट करता था, जैसे हमारे यहाँ ग्रेटर कश्मीर में होता है। या तो यूजुअली ये जो है पब्लिक डिबेट्स हुआ करते थे। पब्लिक डिबेट्स मतलब यही आम, और फिर आम में पब्लिक में ये चीजें डिस्कस हो रही थी। प्रिंट मटेरियल, प्रिंट मटेरियल एंड न्यूज़पेपर स्प्रेड न्यू आइडियाज। प्रिंट मटेरियल से क्या हुआ,
इससे आइडियाज स्प्रेड हो गए। प्रिंट मटेरियल में न्यूज़पेपर भी आता है, यानी कि न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे, और यही आर्टिकल्स जो होते हैं ये किसी के आइडियाज होते हैं। तो ऐसे ही जो रिफॉर्मर्स इन दिनों थे अर्ली 19 सेंचुरी में, उन्होंने अपने आइडियाज को न्यूज़पेपर्स के थ्रू स्प्रेड किया लोगों तक। A wide, a wider public could now participate in public discussion and express their views. अब क्या है कि हजारों की तादाद में लोग जो है डेली बेसिस पे अखबार पढ़ते हैं, तो इट मीन्स एक का आइडिया अब हजारों तक पहुंच गया। अब हजारों तक जब ये आइडिया पहुंचा, तो हो सकता है कि अगर किसी को कुछ आर्ग्यू करना होगा वो भी कर सकता है, अब किसी को कोई रेस्पॉन्स देना होगा वो भी आप कर सकता है, किसी को कोई क्रिटिसिज्म करना होगा वो भी आप कर सकता है, क्योंकि अब जिनके पास ये पहुंची है उसी मीडियम के थ्रू ये वापस भी कर सकते थे। अब ऐसा कल्चर क्रिएट हुआ था। बट देयर वाज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। याद रखना है, पहले मैं थोड़ा बहुत टॉपिक से हट के आपको, ये एक बड़ा कंसेप्ट है, पीजी लेवल का कंसेप्ट है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बोलूंगा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स क्या हो गए? रिलीजियस रिफॉर्मर्स हो गए वो लोग जो रिलीजियस की बेसिस पे सोसाइटी को चलाने की कोशिश करेंगे। सोशल रिफॉर्मर्स हो गए वो लोग जो सोसाइटी में, जो समाज में जो ये होंगे, कल्चर जो इनका होगा, रिवाज होंगे, जो रिवाज की बेसिस पे सोसाइटी को चलाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे इंडियन सोसाइटी में एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन था, वो क्या था? सती सिस्टम था उनका। अब अगर ये रिलीजियस था अलग बात है, या सोशल था वो भी अलग बात है। तो अब इसमें कुछ लोग जो लिबरल कम्युनिटी के लोग थे, यानी कि जो लिबरल लोग थे, जिनके पास लिबरल पॉलिसी थी, अगर जो वो डिफरेंट रिलीजियस के होंगे लेकिन इंडियन सोसाइटी के ही होंगे, इसी सोशल सिस्टम के होंगे, तो वो क्या काम करते थे? वो इस सोशल सिस्टम से जो है एग्री नहीं करते थे, एग्री नहीं करते थे। कुछ लोग चाहते थे रिलीजियस के हिसाब से अब रिफॉर्मेशन सोसाइटी में होनी चाहिए, कुछ लोग चाहते थे नहीं जी सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, कुछ लोग चाहते थे रिवाज चलना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे सोसाइटी में रिलीजियस चलना चाहिए। एंड हिंदू बिलीफ लाइक विडो इमोलेशन एंड मोनोथिज्म। मिसाल के तौर पे कोई एक रिलीजन कहता है कि बहुत सारे भगवान हैं, ठीक? कोई एक रिलीजन कहता है पानी का अलग भगवान है, रेन का अलग भगवान है, धूप का अलग भगवान है। कोई एक रिलीजन कहता है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब हो गया किसी एक ही डीटी में, एक ही गॉड में बिलीफ रखना। इमोलेशन का मतलब हो गया सेक्रीफाइस करना, जैसे कि विडोज सेक्रीफाइस होता था। ये कटेगा। जैसे इनका सती सिस्टम था, सती सिस्टम में क्या होता था? इनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था अपनी लाइफ, इनके फीमेल फोक्स को। तो इस बीच में इस मोनोथिज्म और इमोलेशन के बीच में इनमें अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, कंट्रोवर्सीज हुआ करती थी। टू रीच वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आइडियाज वर प्रिंटेड एवरीडे इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब यही लोग रिलीजियस रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, अब अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रिंट मीडिया को यूज किया। अपनी बात लोगों को पहुंचाने के लिए, मनवाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रिंट मीडिया यूज किया। टू रीच वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आइडियाज वेर प्रिंटेड एवरी डे इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब ये डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स आने लगे थे, अब डेली बेसिस पे लोगों तक आइडियाज पहुंचने लगे थे। इनमें एक शख्स का नाम था राम मोहन रॉय। यही वो शख्स है जो एग्री नहीं करते थे किस सिस्टम के साथ? सोशल सिस्टम के साथ। अगरचे ये खुद भी हिंदू थे लेकिन ये एग्री नहीं करते थे किस चीज के साथ? इमोलेशन के साथ। इमोलेशन मैंने क्या कहा? इमोलेशन का मतलब हो गया सेक्रीफाइस करना। जो इनकी फीमेल्स को सेक्रीफाई करना पड़ता था। क्या इनको सेक्रीफाई करना पड़ता था? अगर इन केस हिंदू सोसाइटी में हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग किसी मर्द की डेथ होती थी, किसी हस्बैंड की डेथ होती थी, उसकी वाइफ को फिर सेक्रीफाई करना पड़ता था, इसको जिंदा जलाना पड़ता था एज पर द हिंदू बिलीफ। अब राजा राम मोहन राय जो थे ये इस सोशल सिस्टम के साथ एग्री नहीं करते थे। ये कह रहे थे कि ये सरासर जुल्म है। राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड संबद कौमुदी। अब उन्होंने क्या किया?
संबुध काम्बोदी इन्होंने अपना एक पब्लिश करना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर करना पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने क्या राय रखी, इसमें उन्होंने यही टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए, यही टॉपिक्स लोगों तक पहुंचाए, यही थिंकिंग लोगों तक पहुंचाए कि ये जो है इमोलेशन जो है, सेक्रीफाइस जो है, या विडो सिस्टम जो है, या सती सिस्टम जो है, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता हमारी सोसाइटी पे, ये बिल्कुल फीमेल्स पे बहुत ज्यादा जुल्म है। ये अब इसने कब से पब्लिश करना शुरू कर दिया था? फ्रॉम 1821। एंड हिंदू बिलीव पब्लिश्ड समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन। अब अपोजिशन में क्या हुआ, हिंदू बिलीफ का एक अखबार आने लगा था, न्यूज़पेपर आने लगा था, जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। अब इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, इन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया, जो भी काम राजा राम मोहन रॉय करते थे ये इसके अपोजिट करते थे। मिसाल के तौर पे अगर राजा राम मोहन रॉय अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे 2+2=4, ये दूसरे दिन हिंदू बिलीफ वाले समाचार चंद्रिका क्या काम करता था, ये दूसरे दिन लिखता था 2+2=5। इट मीन्स जो भी राजा राम मोहन रॉय आइडिया स्प्रेड करता था, हिंदू बिलीफ का मानना ये था कि लोग उसका ना सुने, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा है, ये हमारे सोसाइटी के रिचुअल्स के खिलाफ जा रहा है। जो रिचुअल इनका था, इनका धर्म कह रहा था कि सती सिस्टम चलना चाहिए, विडो को मरना पड़ेगा अगर उसके हस्बैंड की डेथ हुई। तो राजा राम मोहन रॉय इस सोसाइटी के साथ एग्री नहीं करते थे, और इसी सिलसिले में उन्होंने अपना एक अखबार पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसका नाम इन्होंने संबद कामुदी रखा। और इसी संबद कामुदी के अगेंस्ट हिंदू बिलीफ का एक अखबार आया, जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। ठीक है यहाँ तक? ओके। From 1822, two Persian newspapers began publishing. अब दो पर्शियन मीन्स फारसी जुबान के दो अखबार भी शुरू हुए थे 1822 से। एक का नाम था जामी जहान नामा और दूसरे का नाम था शमसुल अखबार। In 1822, गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार also appeared. अब गुजराती लैंग्वेज का एक न्यूज़पेपर आने लगा 1822 में ही, और उसका नाम था समाचार, तो वो भी अब इस पहलू में आया था। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया, यहां से अब इसमें ट्विस्ट है, यहां से इसमें कंप्लीट ट्विस्ट है। यहां से क्या ट्विस्ट है? ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया होगा यही जहां से हमारा कश्मीर भी है और बाकी स्टेट्स भी हैं जिनमें नॉर्दर्न प्लेन्स भी आते हैं नॉर्थ इंडिया में, या जिसमें हिमालयन रीजन भी आता है। आफ्टर द फॉल ऑफ मुस्लिम डायनास्टीज, मुस्लिम पीपल, यहाँ से नॉर्थ इंडिया में अभी जो है मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, क्योंकि यहाँ से मुगल्स भी रूल करते थे। अब हाल ही में मुगल्स जो हैं उनका इख्तिताम भी हुआ था, इख्तिताम मीन्स वो डाउन डिक्लाइन हुए थे, डायनास्टी उनकी खत्म हुई थी। क्यों? क्योंकि कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ था। अब इन लोगों में, मुस्लिम लोगों में बहुत ज्यादा खौफ हो गया किस चीज का? दैट कॉलोनियल गवर्नमेंट वुड एनकरेज कन्वर्जन। अब जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब अंग्रेज सरकार आई है, ये जो है लोगों को अब मजबूर करेगी कन्वर्जन के लिए। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसने पैसे लिए हैं, क्रिश्चियन बना है, तो वही खौफ हुआ किन को? मुस्लिम्स को। वे बैक इन 1822 जब उनको ये खौफ हुआ कि अब कॉलोनियलिज्म हुआ है, स्टार्ट हुआ है, अब कन्वर्जन कैन टेक प्लेस, अब इन्हें खौफ हुआ। अब इन्होंने इस खौफ के लिए क्या किया? खौफ में क्या किया? सो they started Deoband seminar in 1867 to tell Muslims how to conduct themselves. अब इन्होंने अब एक तरीके का सेमिनार करना, मुनक्किद करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे मस्जिदों में विंटर्स में अल्लाह वाले आते हैं, सेमिनार करते हैं। असल मकसद क्या था उनका? तो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स, अब अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे एज पर द इस्लाम, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे, अपने आप को एक कैसे कंप्लीट मुस्लिम बनाए, अपने आप को कैसे एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनाए, ताकि हमारे साथ कन्वर्जन ना हो जाए, हमारे साथ बाय फोर्स कन्वर्जन ना हो जाए, हमें सही दीन पता चले, ताकि हम तैयार हो जाए अपने आप को और अपने दीन को डिफेंड करने के लिए, जिसका नाम पड़ा देवबंद सेमिनार। एंड आल्सो एक्सप्लेनिंग देम अबाउट मुस्लिम बिलीफ, ये इनका मकसद यही था इन सेमिनार्स को कंडक्ट करने के लिए कि मुस्लिम्स को अवेयर करें मुस्लिम बिलीफ्स के बारे में, इस्लाम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री भी देते हैं कि अब जो है देवबंद कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ है। अमंग हिंदूज, अब हिंदूज की बारी। अमंग हिंदूज टू
हिंदूज में भी कुछ ऐसा ही था। प्रिंट एनकरेजेड पीपल टू रीड रिलीजियस टेक्स्ट्स। अब हिंदूज ने प्रिंट को यूज करके, प्रिंट मींस यहाँ पे पब्लिकेशंस को यूज करके लोगों को एनकरेज किया कि वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट्स को पढ़े। जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट्स क्या है उनके, उपनिषद है, रामायण है, गीता है, या बाकी वो भी जो भी उनके वो इपिक्स हैं, ठीक। तो इन्होंने इनको एनकरेज किया, इसको रीराइट करके प्रिंट करके एनकरेज किया हिंदू लोगों को कि ये पढ़े, अपने अपने इस माजी के बारे में पढ़े, अपने रिलीजियस के बारे में पढ़े, अपने हिंदू बिलीफ्स के बारे में पढ़े, रिचुअल्स के बारे में पढ़े, ताकि हम पे कॉलोनियलिज्म हावी ना हो जाए, ताकि हम में और ज्यादा सोशल रिफॉर्मेशन ना हो जाए। इन केस अगर सोशल रिफॉर्मेशन होती है तो हमारा जो सती सिस्टम है, हमारा जो चाइल्ड मैरिज सिस्टम है, वो सारा खत्म हो जाएगा। ये हिंदूज का मानना था। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरित्र मनहास ऑफ तुलसीदास, तुलसीदास राइटर का नाम था, रामचरित्र मनहास उसके राइटिंग का नाम था, केम आउट इन कैलकाटा इन 1810। फ्रॉम 1880 नावल किशोर प्रेस, प्रेस का नाम है नावल किशोर प्रेस, लखनऊ में ये है। श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में है। पब्लिश्ड रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज, जैसे कि हमारे यहाँ ग्रेटर कश्मीर प्रेस है, ऐसे ही इनके ऐसे ही ये नाम भी हैं। और इन्होंने नावल किशोर प्रेस ने क्या काम करना शुरू कर दिया, या इसके साथ श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने भी क्या काम करना शुरू कर दिया, they started to publish the religious texts in vernacular language। इन्होंने अब अपनी रीजनल लैंग्वेज में रिलीजियस टेक्स्ट्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया, यानी कि जो भी अब रीजनल लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में रिलीजियस, उन्हीं लोगों के लिए रिलीजियस टेक्स्ट्स को प्रिंट करके उन तक वो रिलीजियस टेक्स्ट पहुंचे, ताकि वो उससे इस्तेफादा हो जाए, अपने आप को अवेयर करे अपने रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। ठीक है यहाँ तक? ओके। That's why religious texts reached wider circle of people, encouraging discussion, debate, controversies, etc. यही एक रीजन है कि जब लोकल प्रेस क्लब्स सामने आए, इन्होंने लोगों के लिए काम किया, इन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए काम किया, इन्होंने रिलीजियस के लिए अपना प्रेस डोनेट किया। तो यही एक रीजन है कि इंडिया में अभी भी रिलीजियस बिलीफ्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है इस चीज के लिए। ठीक है, ये एक बड़ा डिस्कशन है, डिबेट है, इस पे कभी और कभी बात करेंगे कि उनका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, बाकी रिलीजियस का इतना ज्यादा वीक क्यों है, वो कैसे इस पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं। इट विल बी डिस्कस्ड सम अदर टाइम। तो इसके बाद क्या है, प्रिंट नॉट ओनली एनकरेजेड कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। अब प्रिंट से क्या हुआ, प्रिंट just not only encouraged conflicting opinions but also connected communities। अब इससे क्या हुआ, इसने कम्युनिटीज को भी कनेक्ट किया। कैसे, मिसाल में दूंगा, अगर मुस्लिम्स नॉर्थ में थे, जब मुस्लिम्स ने प्रिंट को यूज किया तो साउथ के मुस्लिम्स भी इनके साथ कनेक्टेड हो गए। या इतना ही नहीं, बल्कि आपस में जो कम्युनिटीज थे, जब इंडियन सरकार इंडियन सोसाइटी की बात आई कॉलोनियलिज्म के सामने अपने आप को डिफेंड करने की, तब प्रिंट ने ऐसा काम किया कि कुछ डिफरेंस ही नहीं रही कि हिंदूज कौन है, मुस्लिम्स कौन है। तब जाके एक सिंगल कम्युनिटी बनी थी, और वो कम्युनिटी अपने आप को डिफेंड कर रही थी कॉलोनियलिज्म में। ठीक है, तो प्रिंट, हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिंट ने खाली ये काम नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट्स को या ओपिनियंस को इन्होंने खाली एनकरेज नहीं किया, बल्कि इन्होंने कम्युनिटीज को भी जो है कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ। अब पढ़ेंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अब हमने देखा, हमने इस जमाने तक पढ़ा कि यूरोप में एक तरीके के नॉवेल्स भी आए थे, यूरोप में नॉवेल्स भी आए थे। अब जो है यूरोप में नॉवेल्स पब्लिश होने शुरू हुए थे, या हमने कुकिंग बुक्स भी देखी। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, इंडिया में क्या नए पब्लिकेशंस आए थे। हाल फिलहाल हमने देखा कि इंडिया में अभी जो है न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने शुरू हुए थे, या कुछ बंगाल गैजेट भी आया था, वीकली गैजेट्स भी आए थे। इसके अलावा क्या हुआ, इन यूरोप novels developed in Europe provide user new world of experience, a fictional world। अब नॉवेल्स डेवलप हुए थे यूरोप में, ठीक है। नॉवेल से क्या हुआ, फिक्शनल राइटिंग आई। फिक्शनल राइटिंग मीन्स यही कोई ख्याली राइटर्स ने ख्याली पुलाव पकाए अपने बुक्स में, लोगों को अलग ही दुनिया में शेयर करने के लिए ले लिया, कुछ ऐसी राइटिंग कर दी जो सारा फिक्शनल था, ख्याली था, कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होता था। इससे क्या हुआ, लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिला। कौन सा एक्सपीरियंस, द वर्ल्ड ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ फिक्शनल वर्ल्ड। ठीक,
It gives idea about diversity of human life as novels were started in every society. तो नॉवेल्स ने फिर लोगों को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि नॉवेल्स हर जगह पब्लिश होने शुरू हुए थे. अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इसके अलावा नॉवेल्स के अलावा क्या क्या और फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या था या लिटरेचर क्या था? दैट वाज द लिरिक्स या शॉर्ट स्टोरीज, जो अभी आपके सिलेबस में भी है, शॉर्ट स्टोरीज 10th क्लास इंग्लिश में, या एसेज. एसेज भी अब एक तरीके की पब्लिकेशन थी, ठीक. या हमने देखा कि डिफरेंट ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं. ये सारा डिस्कस, ये सारा राइटिंग, ये सारा पब्लिकेशन किस बेसिस पे चल रहा था? सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स पे. इसमें यही समाज के डिफरेंट इश्यूज डिस्कस होते थे या पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस होते थे इन एसेज में या इन शॉर्ट स्टोरीज में. या अगर आप पढ़ेंगे 1984 जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल है, वो भी आपको एक अलग दुनिया में लेंगे जिसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस होते हैं. या अगर आपने एनिमल फॉरम भी पढ़ी होगी, जॉर्ज ऑरवेल की ही नॉवल है, तो उसमें आप देखेंगे कि लोगों को कैसे कंपेयर किया गया है, किन के साथ? एनिमल्स के साथ, ठीक है. तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है वो नॉवेल्स, ये दोनों नॉवेल्स जॉर्ज ऑरवेल की. तो इनसे आपको एक आइडिया आएगा कि नॉवेल्स की दुनिया क्या है. और जब ये नॉवेल्स पैदा हुए थे, यानी कि जब इनका आगाज हुआ था, तो तब जाके इन्होंने कैसे लोगों को अवेयर किया होगा या किस दुनिया में लोगों को शेयर करने के लिए लिया होगा, ठीक है. With the setting up of printing press, visual image could be easily reproduced. अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कल जब इनोवेशन इन प्रेस आई, डिफरेंट कलर्स भी अब शुरू हुए थे, अब प्रिंटिंग में कलर्स का आगाज भी हुआ था. अब जो है इस आगाज के साथ साथ क्या हुआ, अब इमेज भी वजूद में आए थे. अब इमेज के थ्रू भी लोगों तक बात पहुंचती थी. सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे आने वाले श्रीनगर टाइम्स की. जिस दिन श्रीनगर टाइम्स में BAB बशीर अहमद बशीर की पेंटिंग ना होगी, उस दिन वो पब्लिश ही नहीं होता. और हर दिन जब भी श्रीनगर टाइम्स पब्लिश होता है, या जब से वो पब्लिश हुआ है, या जब से BAB ने अपना कार्टून कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, तब से लेके आज तक, इस दम तक, हर रोज श्रीनगर टाइम्स में एक ना एक सोशल या पॉलिटिकल इशू उस पेंटिंग में, उस कार्टून में होता ही होता है, ठीक. तो ये कब हुआ? जब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. तो इट मींस वो भी एक किस्म का पब्लिकेशन ही है, जिसको हम कैरिकेचर के नाम से जानते हैं. कैरिकेचर ये शायद. तो पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, 8th क्लास में इसका खूब चर्चा है कि कैसे भारत माता इन्होंने बनाई. प्रोड्यूस्ड एन इमेज फॉर मास सर्कुलेशन. Cheap prints and calendars were easily available now, so poor people would buy these and decorate the walls of their homes. हम देखते हैं कि different religious paintings बनी होती हैं, या different markets में बहुत सारी paintings हिंदू religious के बारे में भी बनी होती हैं, इस्लाम religious के बारे में भी होती हैं. तो लोग उसको खरीदते हैं, फिर घरों को डेकोरेट करते हैं. तो ये एक नया कल्चर अब क्रिएट हुआ था पब्लिकेशन का, जिसमें पेंटिंग्स का आगाज हुआ था. और ये पेंटिंग्स अब बहुत ज्यादा चीप प्रिंट्स पे भी आते थे, जैसे कैलेंडर हमारे आते हैं. तो लोगों ने ये चीजें खरीदी, लोगों ने इन चीजों से अपना घर डेकोरेट किया. तो इस तरीके से एक नया पब्लिकेशन जुड़ गया है इस प्रिंटिंग प्रेस में. और वो पब्लिकेशन क्या था? पेंटिंग पब्लिकेशन या इस पिक्चर्स पब्लिकेशन का. By 1870, caricatures, cartoons were being published in newspapers and journals like BAB कार्टून, जो मैंने आपको पहले ही मिसाल दी हमारे श्रीनगर टाइम्स की. तो 1870 के बाद ये निज़ाम शुरू हुआ, जिसमें डिफरेंट पेंटर्स आए, आर्टिस्ट्स आए, जिन्होंने अपने कार्टून्स बनाए या पेंटिंग्स. कैरिकेचर्स का मतलब हो गया पेंटिंग्स बनाना, ठीक है, पिक्टोरल इमेज बनाना. तो या जैसे हम पोर्ट्रेट्स यहाँ पे बनाते हैं, तो ऐसे पब्लिश हुए न्यूज़पेपर्स में या जर्नल्स में. तो अब इन चीजों से एक नया दौर शुरू हुआ था, जिन चीजों को अब इलिटरेट्स भी अंडरस्टैंड करते थे. तो इन चीजों के साथ भी एक मैसेज अब स्प्रेड होती थी कॉमन मैसेज में, स्पेसिफिकली एंड स्पेशली उन लोगों में जो लोग इलिटरेट्स थे, खाली वो पिक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते थे. नाउ वी हैव द वुमेन एंड प्रिंट. अब वुमेन का क्या कंट्रीब्यूट रहा प्रिंट के लिए, या प्रिंट ने क्या काम किया वुमेन्स के लिए. अब इन दो चीजों को हम इस कंटेंट में पढ़ेंगे. वुमेन एंड प्रिंट में हम पढ़ेंगे कि वुमेन ने क्या कंट्रीब्यूट किया प्रिंट में, और प्रिंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया वुमेन्स के लिए. लाइफ एंड फीलिंग ऑफ वुमेन. लाइफ एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगेन टू बी रिटन. अब इस दौर में इन फीमेल्स के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में, इनकी फीलिंग के बारे में लिखना शुरू कर दिया गया. यानी कि
अब फीमेल्स घर में हैं, चूल्हा जलाती हैं, लेकिन असल में वो फील क्या करती हैं? क्या वो सच में चूल्हा जलाना चाहती हैं या किसी और जगह पे कुछ और करना चाहती हैं? तो इन्हीं थॉट्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया गया। वुमेन रीडर्स इंक्रीज्ड स्पेशली इन मिडिल क्लासेस। अब वुमेन रीडर्स का नंबर जो है वो भी इंक्रीज हुआ था, स्पेशली इन मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस हो गए वो लोग जो पढ़े लिखे हो, ये वो लोग नहीं है जो हम यूजुअली कहते हैं वी बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली। इट मींस तब हमारा कहने का मतलब होता है कि ऐसा वरिया ज्यादा गरीब, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो मिडिल क्लास मीन्स कि अब वो लोग जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, ये मिडिल क्लास में आते हैं। इट मीन्स ये अब पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। तो इन्हीं लोगों में, इन्हीं इसी तबके में जो है फीमेल रीडर्स या वुमेन रीडर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। Journals started being written on importance of women education, but not all families were liberal. अब जो है जर्नल स्टार्ट हुए, जैसे हमारा यहाँ पे वीकली जर्नल आता है, कोई भी आता है, तो अब इन जर्नल्स में क्या राइटिंग्स पब्लिश होनी शुरू हुई वुमेन एजुकेशन के बारे में। हमने समझा है, अभी तक देखा है कि जिस सोसाइटी के, जिस दौर की अभी हम बात कर रहे हैं, उस दौर में बहुत ज्यादा जहालत थी। हमने ऊपर देखा कि राजा राम मोहन रॉय अपनी ही सोसाइटी के खिलाफ हुआ, क्योंकि वहां पे जाके फीमेल्स के लिए कुछ फ्रीडम नहीं था। तो अब वुमेन की एजुकेशन भी तब जाके बहुत ज्यादा सफर हो रही थी। बट नॉट ऑल द फैमिलीज वर लिबरल। लेकिन जो लोग पब्लिश करते थे इन जर्नल्स में वुमेन एजुकेशन के बारे में, हर कोई बंदा उनकी राय के साथ मुत्तफिक नहीं था। हर कोई बंदा उनकी राय के साथ एग्री नहीं करता था, क्योंकि कुछ ही लोग अभी लिबरल्स थे और बहुत ज्यादा लोग अभी कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स मींस पुराने ख्यालात के लोग और लिबरल्स मींस नए ख्यालात के लोग। मिसाल में दूंगा लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म की। कोई एक बंदा है, अपने बेटी को स्कूटी चलाने के लिए अलो कंप्लीटली नहीं करेगा, इट मींस वो कंजर्वेटिव है। और कोई बंदा जो अपनी बेटी को स्कूटी चलाने के लिए अलो करता है, इट मींस ही बिलोंग्स टू अ लिबरल क्लास। ठीक है। सम हिंदू बिलीव्ड, अब जो लिबरल्स नहीं थे, यानी कि पुराने ख्यालात के जो लोग थे, कंजर्वेटिव जो थे, हिंदूज क्या बिलीव करते थे, जो वुमेन एजुकेशन में बिलीव नहीं रखते थे, a literate girl would be widowed। जो लिटरेट गर्ल है, इन्होंने अपना एक रिचुअल डेवलप करके रखा था। जो लिटरेट गर्ल है वुड बी विडोड, उसका पति जो है, उसके हस्बैंड की जो डेथ हो जाएगी, ये उन्होंने अपने वहां पे एक ट्रेंड बना के रखी थी। ठीक है। इस वजह से वो फीमेल्स को, इस वजह से वो गर्ल्स को एजुकेट नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर ये एजुकेट हो गए, कल जो है इनके हस्बैंड होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक। मुस्लिम्स में क्या कंसेप्ट था? मुस्लिम्स बिलीव्ड educated women would start reading Urdu romance and become corrupt in law। अब तब जाके उर्दू का लिटरेचर बहुत ज्यादा ये था, उरूज पे था। तो मुस्लिम्स ने सोचा कि अगर जी हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ये काम करेंगे, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देंगे, उर्दू रोमांस पढ़ना शुरू कर देंगे, एंड फाइनली दे विल फॉल इन लव। ठीक। तो इससे वो करप्ट हो जाएंगे। करप्ट मींस इससे वो न घर के रहेंगे न गांठ के रहेंगे। तो इस वजह से उन्होंने जो है अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटियों को रिस्ट्रिक्ट किया एजुकेशन से। रिमेंबर, Amar Jibani autobiography published in 1876 was first full-length autobiography in Bengali language। अब बायोग्राफी की अगर ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करेंगे, यानी कि पहली ऑटोबायोग्राफी इंडिया में कौन सी थी? अमर जिबानी की, यानी कि वो अपनी खुद की लिखी हुई कहानी, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, पहली बार 1876 में पब्लिश हुई। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। वुमेन्स लाइक Kailash Bashini Devi, women like Kailash Bashini Devi highlighted experience of the woman। एक वुमेन का नाम था, एक फीमेल का नाम था कैलाश बाशनी देवी। अब इसने क्या काम करना शुरू कर दिया? Highlighted experience of the woman, how women were imprisoned at home, how they were ignored, forced to live domestic, to work in or to live in domestic work or to do domestic work। अब इस कैलाश बाशनी देवी ने जो भी राइटिंग करनी शुरू कर दी थी, जो भी आर्टिकल लिखती थी, जो भी चीजें पब्लिश करती थी, उसमें क्या दलील होती थी? एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन, हाउ वुमेन वर इम्प्रिजनड। इसका मानना यह था कि शादी करके जो औरतें घर में बैठती हैं, उनको
कैद खाने के साथ इन्होंने कंपेयर किया था। ठीक है जी। दूसरा इन्होंने हाउ दे वर इग्नोर्ड, अब फीमेल्स को कैसे इग्नोर किया जाता है हमारे सोसाइटी में, इसके बारे में भी इस देवी जी ने लिखा था। या फीमेल्स को कैसे फोर्सफुली घर में काम कराते हैं, ये भी इस देवी जी ने लिखा था। तो जब इसने ये लिखा, लोगों तक ये फीमेल्स तक ये बात पहुंची, तो वो समहाउ एनकरेज हो गए, री इन्फोर्स हो गए वो फीमेल्स। तो इसका असर भी पड़ा फिर। While Tamil, Urdu, Bengali, Marathi print culture had developed early. तो पहले पहले जब हमने देखा गोवा में, या प्रिंट जब हमने देखा इंडिया में आया, वो पहले तमिल लैंग्वेज या बंगाली या मराठी लैंग्वेज में ही आया था, ये पहले डेवलप हुए थे। बट हिंदी प्रिंटिंग स्टार्टेड लेटली इन 1870s। अब जो हिंदी प्रिंटिंग जो है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में जो प्रिंट करना शुरू कर दिया गया, तो वो लेटर ऑन हो गया 1870s में। इससे पहले हुआ था बाकी लैंग्वेज में, लाइक तमिल लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली, मराठी लैंग्वेज में। Journals covered important topics like women education, widowhood, widow remarriage, national movement. अब जर्नल्स जो अब पब्लिश हुए होते थे, या तो हिंदी लैंग्वेज में या डिफरेंट वर्निकुलर लैंग्वेज में, वो उनका क्या मुद्दा रहता था डिस्कशन का, डिबेट का या प्रिंटिंग का? दे कवर्ड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक वुमेन एजुकेशन। एक तो इनमें वुमेन एजुकेशन का डिस्कशन रहता था कि अब फीमेल्स को एडुकेट करना है, लिबरेट करना है। या विडोहुड के बारे में हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा है कि सोशल रिफॉर्मर्स भी कुछ थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो विडो वुमेन एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, या ऐसे ही कुछ इश्यूज के बारे में लिखेंगे जिनसे फीमेल्स को जो है लिबरेट कर सकते हैं। या विडो रीमैरिज, इनके बारे में भी लिखना शुरू, ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स का लिखना या लिखाई थी कि विडो रीमैरिज में अब बिलीव रखेंगे, अब जिन फीमेल्स के हस्बैंड्स की डेथ हो जाएंगे, उनको नए से शादी करनी चाहिए, इस मुद्दे पर लिखना शुरू हुआ 1870s के अराउंड। और नेशनल मूवमेंट पे भी लिखना शुरू हुआ। तो एंड पे फाइनली नेशनल मूवमेंट तभी जाके कामयाब हुआ जब प्रिंट ने अपना साथ दिया। Now print and the poor, print and poor people, print and poor people. अब गरीब लोग प्रिंट के साथ कैसे कनेक्टेड थे? In 19th century, cheap books started coming in the market. अब सस्ती बुक्स आनी शुरू हुई। सस्ता पेपर, हमने कल भी पढ़ा था कि सस्ता पेपर लाया गया था डिप्रेशन में, coming in the market. So it became easy for poor people to buy books. अब ये सस्ता पेपर की बनी हुई बुक्स सस्ते रेट में बिकती थी। जब सस्ते रेट में बिकती थी तो गरीब लोगों के पास कम पैसे थे, उन्होंने कम पैसे में बुक्स खरीदे। In early 20th century, public library was being set up to expand access of books to common people. अब इसी के साथ साथ जब सस्ते बुक्स आए मार्केट में, पब्लिक लाइब्रेरीज भी बनाए गए थे। जैसे हमने कल पढ़ा था, वो लाइब्रेरीज आए थे, लैंडिंग लाइब्रेरीज आए थे, जिन्होंने बुक्स देना शुरू कर दिया था, लैंड करना शुरू कर दिया था। तो इससे भी क्या हुआ, गरीब लोगों के पास मौका आया फ्री में बुक्स लेने का, लेकिन लेटर ऑन वो रिटर्न भी करते थे। In early 20th century, public library was being set up to expand access of books to common people. From late 19th century, important issues like caste discrimination began to be written. तो लेटर ऑन क्या हुआ फिर, अब गरीब लोगों की तरफ भी जो है इन बुक्स में, इस प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ, कंट्रीब्यूट हुआ, गरीब लोगों की तरफ भी कंट्रीब्यूट हुआ। वो क्या कंट्रीब्यूट था या कौन से लोगों का कंट्रीब्यूशन था? लाइक ज्योतिबा फुले, इन्होंने बुक्स लिखे, एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। इन्होंने 1871 में ये किताब लिखी। इस किताब में क्या था, इट वाज अबाउट इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया में कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, जैसे कि 4 डिफरेंट कास्ट थे, गरीब लोग थे, या ये जो शूद्रास थे, या जो अनटचेबल्स थे, इनको बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। तो इन्होंने इसी बुक के बारे में, इस बुक में इस सिलसिले के बारे में या इसी इश्यूज के बारे में लिखा, इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। भीमराव अंबेडकर भी इसी थॉट के इंसान थे। या ईवी रामास्वामी रोट ऑन कास्ट एंड देयर बुक्स वर read ऑल ओवर इंडिया। अब सारे गरीब लोगों ने इनकी किताबें पढ़ी, जिसमें गरीब लोगों के फेवर में कुछ लिखा गया था, कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा गया था। प्रिंट एंड सेंसरशिप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको लिंक नए से शुरू करूंगा, उसमें हम ये प्रिंट एंड सेंसरशिप पढ़ेंगे। फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो गई।